guys, once again welcome to Commerce 247. So this is the 2.16th lecture, that is the formation of company part 3. तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की कि कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 इज द स्टेज ऑफ प्रमोशन एंड द पार्ट 2 इज द स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रमोशन में हमने डिस्कस किया था कि प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर कैसे वर्क करता है, प्रमोटर कैसे अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेज ऑफ प्रमोशन। उसमें नेम अप्रूवल वगैरह रहता है, अपॉइंटमेंट्स रहते हैं प्रोफेशनल्स के, लॉयर्स के, सीए के, और इनकॉर्पोरेशन स्टेज में वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करता है किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ताकि उसे क्या मिल सके, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल सके, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मिल सके, और यहाँ से ही प्राइवेट कंपनी अपना वर्क करना शुरू कर देती। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड स्टेज, दैट इज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और वी कॉल्ड इट एज सब्सक्रिप्शन स्टेज। रिमेंबर दिस, इन द सब्सक्रिप्शन स्टेज बेसिकली व्हाट हैपेंस फॉर द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए क्या होता है, पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करना होता है टू स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे पब्लिक से पैसा रेज करना होता है विद द हेल्प ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब पैसा लेना है लोगों से, तो लोगों को कुछ तो देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या देती है, पब्लिक कंपनी या तो उनको शेयर्स इशू करती है या फिर डिबेंचर्स इशू करती है, और इस तरीके से एक पब्लिक कंपनी को पैसा पब्लिक देती है। तो ध्यान देना, it is not a easy process to receive funds from the public. तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कोई बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, लोगों से पैसा निकलवाना इतना आसान काम नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द सेबी अप्रूवल। व्हाट इज सेबी? सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं सेबी की, सेबी का अप्रूवल क्यों जरूरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड सेबी इज द बॉडी व्हिच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट इन द कंट्री। इंडियन कंट्री की जो भी कैपिटल मार्केट है, जहां पर भी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह डील होते हैं, उस मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, उसको रेगुलेट करने वाली है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना, ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है और इसका अप्रूवल लेना जरूरी होता है बिफोर गेटिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैपिटल सब्सक्रिप्शन, द कंपनी शुड रिक्वायर द अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। फॉर दिस द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड टू द सेबी सो दैट द अप्रूवल कैन बी मेड फास्टर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सेकंड स्टेप, दैट इज फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। ध्यान देना, कुछ लोग इसको फिलिंग पढ़ते हैं, दिस इज नॉट फिलिंग, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? आप लोगों ने स्कूल की प्रोस्पेक्टस देखी होगी। क्या होती है स्कूल की प्रोस्पेक्टस? उस प्रोस्पेक्टस में प्रिंसिपल का मैसेज होता है, डायरेक्टर का मैसेज होता है, टॉपर्स के नेम होते हैं, और स्टूडेंट्स ने कुछ ना कुछ कंटेंट दिया होता है। टुगेदर विद दैट उसमें स्कूल की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, समरी के लिए कहूँ, तो प्रोस्पेक्टस क्या है, जो पूरी की पूरी स्कूल की इंफॉर्मेशन रखती है। तो यहाँ पर भी प्रोस्पेक्टस का मतलब वही है, प्रोस्पेक्टस इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस क्या है, इंफॉर्मेशन का कैरियर है, वो इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। नाउ इन टर्म्स ऑफ कंपनी, prospectus is the carrier of information which contains all the information related to the company. Prospectus क्या है, वो कैरियर है जो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन रखती है। Now, first of all, this prospectus can be in the form of booklet। एक बुकलेट की फॉर्म में भी हो सकती है, पेपर की फॉर्म में भी हो सकती है। क्या पता कोई छोटी कंपनी हो, केवल एक पेपर में ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। लीफलेट के फॉर्म में भी हो सकती है। लीफलेट कहते हैं जो एक सिंगल पेपर के पम्पलेट्स टाइप देखे होंगे, लीफलेट कहा जाता है। ठीक,
तो इन सब के फॉर्म में एक प्रोस्पेक्टस हो सकती है, जनरली बुकलेट की फॉर्म में ही प्रोस्पेक्टस होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस तो समझ गए हम। प्रोस्पेक्टस क्या है? कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी। नाउ फाइलिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टस मींस, filing of prospectus means the company should file these prospectus or should submit this prospectus to the registrar of the company. कंपनी को करना पड़ता है अपनी prospectus बना करके registrar of the company के पास सबमिट करनी पड़ती है, और within the approval of the registrar of the company, अगर registrar इस prospectus को approve कर देता है तभी कंपनी आगे पैसे रेज करने के लिए फॉरवर्ड स्टेप लेती है, अदरवाइज नहीं। नाउ द थर्ड स्टेप, पहले क्या किया? सेबी का अप्रूवल ले लिया, प्रोस्पेक्टस प्रिंट हो गई, प्रोस्पेक्टस सबमिट भी हो गई रजिस्ट्रार। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। तो यहाँ पर तीन टर्म समझने की जरूरत है, बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। तो बैंकर्स से तो आप फैमिलियर होंगे। बैंकर्स वो पर्सन होते हैं जो पैसा रिसीव करते हैं और पेमेंट मेड करते हैं। तो ध्यान देना, जब भी कंपनी ने शेयर्स इशू करने चाहे, पैसा रेज करना चाहा, तो कहीं ना कहीं से पब्लिक क्या करेगी? कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगी, और जैसे ही पब्लिक कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगी तो वहां पे हमें जरूरत होगी बैंकर्स। तो बैंकर्स आर दोस पर्सन हु कलेक्ट द मनी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक, तो कंपनी के बिहाफ पे जब हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं वो कौन है? बैंकर्स। अब बात करते हैं ब्रोकर्स कौन। ब्रोकर्स कौन होते हैं? who encourage the public to purchase the shares of the company। किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स इशू होते हैं तो वो शेयर्स कोई परचेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ब्रोकर्स उसको एनकरेज करते हैं कि शेयर्स परचेज करें। दे गेट द ब्रोकरेज फॉर एनकरेजिंग द पब्लिक। उसके बदले में उन्हें कंपनी क्या देती है? ब्रोकरेज देती है। तो बैंकर्स और ब्रोकर्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट वन इज, द लास्ट वन इज अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स ये आप लोगों के लिए एक नई टर्म है, अंडरराइटर। नाउ व्हाट हैपेंस? ब्रोकर कभी भी क्या करता है? इंसिस्ट नहीं करता। ब्रोकर क्या करता है? केवल एनकरेज करता है पब्लिक को टू परचेज द शेयर। नाउ अंडरराइटर्स आर दोस पर्सन, इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू गेट और सोल्ड इट्स ऑल द शेयर्स, द अंडरराइटर विल परचेज। सो माय डियर स्टूडेंट, अंडरराइटर कौन होता है? अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है कि अगर कंपनी के शेयर्स नहीं बिकेंगे तो उन शेयर्स को परचेज कर लेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बैंकर्स क्या करेंगे? बैंकर्स कलेक्शन करेंगे जो भी फंड शेयर्स से रिसीव होगा। ब्रोकर्स उन शेयर्स को बेचने में हेल्प करेंगे, और अंडरराइटर्स बेचने में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ गारंटी लेंगे कि अगर कंपनी के शेयर नहीं बिकते हैं तो वो अंडरराइटर्स परचेज कर लेंगे। नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बात करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट हैपेंस? कभी कभी क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करती है और कंपनी के पास लोग अप्लाई नहीं करते। सो इट इज द रेगुलेशन इन द कंपनीज एक्ट दैट द कंपनी शुड अचीव मिनिमम 90% ऑफ इट्स सब्सक्रिप्शन। मिनिमम 90% ऑफ इट्स सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू करे तो इसका 90% होता है 90,000 रुपए। 1 लाख रुपए के शेयर्स का 90% हो गया 90,000। तो कंपनी के 90,000 के शेयर्स मार्केट में सोल्ड आउट हो जाने चाहिए, इतना पैसा उसको रिसीव हो जाना चाहिए। It is compulsory for the company to receive the minimum subscription। अब देखो यहीं से अंडरराइटर्स का रोल शुरू होता है। अगर मार्केट में शेयर्स बिके केवल और केवल 80,000 के, तो कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट व्हिच द कंपनी शुड रिसीव आफ्टर इशूइंग द शेयर। दिस इज जनरली 90% ऑफ द इशू प्राइस। तो अब देखो इशू रेट का 90%, 1 लाख रुपए के शेयर इशू हो रहे थे, 90,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था, लेकिन रिसीव कितने का हुआ? केवल और केवल 80,000 रुपीस का।
तो बाकी के शेयर्स कौन खरीदेगा? अंडरराइटर्स खरीदेंगे और हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। ध्यान देना, अगर हमने अंडरराइटर्स अपॉइंट नहीं करे थे तो हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होगा और हमारा जो इशू है वो क्या हो जाएगा? इशू कैंसिल हो जाएगा। किस ग्राउंड पे कैंसिल हो जाएगा? कि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। If we receive the minimum subscription, we have to register our company in the stock exchange. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो हमारा इशू वहीं पे कैंसिल हो गया। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाता है, 90% शेयर्स हमारे बिक जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज में अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे और अपनी कंपनी को रजिस्टर करेंगे। Why it is necessary to register our company in the stock exchange? It is necessary because the second hand dealings, एक बार तो हमने शेयर्स बेच दिए, उसके बाद की जितनी भी डीलिंग्स होंगी शेयर्स की, बाइंग और सेलिंग की, वो सब खाऊंगी स्टॉक एक्सचेंज में। शुरू में एक बार ध्यान देना, शुरू में एक बार कंपनी शेयर्स बेचती है, उसके बाद हम डायरेक्ट बायर्स से शेयर्स खरीद लेते हैं। तो that is why it is compulsory for the company to register itself in the stock exchange. Next is allotment of shares. Now what happens? Minimum subscription is received. मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया, हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर भी कर दिया। अब क्या करना है मेरे को? शेयर्स अलॉट करना। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर वन लिस्ट। अब एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में क्या होगा? दिस लिस्ट कंटेन्स द नेम ऑफ शेयर होल्डर, जिन लोगों को हम क्या दे रहे हैं? शेयर्स दे रहे हैं, कितने अमाउंट के दे रहे हैं, कितने शेयर्स दे रहे हैं, उनका एड्रेस हो। और ये लिस्ट वी हैव टू सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। नाउ व्हाट हैपेंस if the company failed to submit this list to the registrar of the company within 30 days of the allotment of share? Within 30 days of the allotment of share, अगर कंपनी फेल हो जाती है किस चीज के लिए? ये लिस्ट सबमिट करने के लिए, so the registrar will impose penalty or cancel the allotment of shares. अगर क्या होगा? 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी फेल हो जाती है क्या? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की लिस्ट प्रोवाइड करने में रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, तो पेनल्टी इंपोज होगी। और वो पेनल्टी इंपोज कौन करेगा? पेनल्टी इंपोज करेगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। नाउ अगर वो लिस्ट प्रोवाइड कर देती, अगर लिस्ट प्रोवाइड हो जाती है तो सारे शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स चले जाते हैं, कंपनी के पास पैसा आ जाता है और कंपनी अपनी वर्किंग शुरू कर देती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। So keep on watching and learning from these videos. Thank you very much.